सेम है स्क्रीन, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है अभी और मैं जी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप वीडियो ऑन करते हैं ना, वीडियो से पहली दफ़ा जो आपसे मुलाकात हुई है अपनी शक्ल दिखाना ज़रूरी होती है ताकि लोग एक दूसरे को पहचान सकें कि मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ। तो आपने मेरी शक्ल देख ली, मैंने आपकी देख ली। अब वीडियो बंद कर दें क्योंकि वो पता होता क्या है कि ये ऑनलाइन मीटिंग है ना, तो वीडियो की वजह से ना वॉइस लैग करना शुरू हो जाती है, यानी फिर सही से आवाज़ साफ नहीं आती। तो आप अपनी वीडियो बंद करें, माइक्रोफोन। आप अपनी वीडियो बंद करें, मैं भी अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ, माइक खुला रहेगा। चलिए मुश्किल नहीं। ठीक है, तो वीडियो के ऊपर, हाँ वो कैमरे के ऊपर क्लिक करें, वो बंद हो जाएगा। नीचे गूगल मीटिंग के अंदर नीचे देखिए बॉटम में वो कैमरा नज़र आ रहा है आपको, टर्न हो, हाँ ये। अच्छा चलिए सही, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फिर हम जो मटेरियल रिक्वेस्ट वाला जो एलिमेंट है ना, वो हम देखते हैं कि वो कैसे चलता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ओके। आप देखें, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है मीटिंग के अंदर ही है। स्क्रीन ये देखिए यहाँ कोई मेरा वेब पेज ये नज़र आ रहा है गूगल का। पेज। सही है, देखें ये आपका ना यूआरएल है, क्लाउड के ऊपर होस्ट हुआ हुआ ईआरपी है। ये नज़र आ रहा है कोई लॉगिन स्काईलाइन ईआरपी, ये चीज़ ये नज़र आ रहा है ना? हाँ, लॉगिन टू स्काईलाइन ईआरपी, यस। हाँ देखें, ये यूआरएल है, देखें आप, ये किसी भी ब्राउज़र में ना आप इस यूआरएल से आप लोगों को इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया, जो अभी मैंने मैसेज किए थे, मीटिंग का लिंक भेजा था आपके हाँ, ये व्हाट्सएप। मैं उसी लिंक से अटेंड किया हूँ। हाँ बिल्कुल, ये देखें, ये मैं ना, ये आपका यूआरएल है, मैं आपको क्या कहते हैं यहाँ पे भेज रहा हूँ ताकि आपके पास आ जाए। आपको पता, आपने ना इस यूआरएल से ईआरपी को एक्सेस करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली यहाँ तक ले आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ना आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे जो मैं अभी आपको बना के दूंगा, तो आप फिर उससे लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा देखें, अब ये ना ये होम पेज है ईआरपी का, ये लेफ्ट पे ना सारे मॉड्यूल्स हैं। ये मॉड्यूल्स है। सही, अब आप ना बाइंग के मॉड्यूल की, ये लोकल परचेज की बात करते हैं, तो उस पर क्लिक करें ना तो वो यूँ खुल जाता है। उसके नीचे सारे फॉर्म्स और फंक्शंस और रिपोर्ट्स सब चीज़ें हैं। सही है, ओके। तो क्या कहते हैं, यानी ये जो खुल जाता है और आपके सामने इस तरह से नजर आएगा। ये क्लाउड होस्टेड है, तो आपके पास यानी किसी भी में खोलेंगे ना आप, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। जिस तरह गूगल नहीं, आप कहीं ब्राउजर में कहीं भी खोलते हैं उस तरह खुल जाते हैं, जी। और किसी भी टाइम खुल जाता है। तो अभी आप जो यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो क्या नाम है उसका, और वो क्या बता रहे थे आप उस बारे में? पैक्ट। पैक्ट। पैक्ट ईआरपी या अच्छा अच्छा, EACT। हाँ सही। अच्छा देखिए, प्रोसेस तो रिक्वायरमेंट का आपको पता है, प्रोसेस सिंपल सा है, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि वही रिक्वेस्ट बनती है, रिक्वेस्ट से आरएफक्यू जी। कर लो या डायरेक्ट जी। पीओ बना लो या उसको कंपैरिजन पे ले जाओ, असेस कर लो वगैरह वगैरह। सही है, तो अब देखें, मैं ना आपको आमतौर पे ना आपके केस में, चूंकि हम यहाँ क्वांटिटी सर्वेयर के साथ भी काम कर रहे हैं, आपकी टीम में ना वो अनस आपका इंजीनियर है ना, अनस और नुसैब, हाँ जी। उनके साथ भी काम कर रहे हैं। फिर यहाँ अकाउंटिंग में वो मिस्टर शमले हैं ना आपके अकाउंटेंट, जी। अकाउंट्स के लोग। आप लोग भी फुजैरा में अंदर बैठे हैं या दुबई में? मैं इधर फुजेरा में हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो मिस्टर शमले भी इस पे अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं। सही है, तो जी। आपका मॉड्यूल ये वाला है, लेकिन जी, चूंकि और शाहरुख का स्टोर में आ जाएगा, स्टॉक में आ जाएगा यानी कि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ें ना आपस में चूंकि बहुत ज़्यादा ये सब आपस में मिले हुए हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से कुछ रिकॉर्ड बनाएंगे, वो रिकॉर्ड स्टोर से घूमते घूमते अकाउंटिंग में चले अच्छा। जाएंगे। सिंपल है, यानी आपको पता है ना, आपने मटेरियल रिक्वेस्ट से परचेज ऑर्डर यहाँ पे बनाना है, परचेज ऑर्डर से जीआरएन यहाँ पे बनेगी, और जी। जीआरएन से वो इनवॉइस शमले साहब यहाँ पे बनाएंगे, हाँ। यहाँ पेबल्स में बनाएंगे। सही है, ओके। सिंपल। लेकिन ये ईआरपी में होता ये है कि ना सारे रिकॉर्ड्स इंटीग्रेटेड होते हैं, सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटीग्रेशन के साथ काम हाँ, करते हैं। वो तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। जी हाँ, तो आए बाइंग के ऊपर बात करते हैं। तो देखें, वो जो प्रोक्योरमेंट का मॉड्यूल है ना आपका, उसके अंदर सबसे जो मेन रिकॉर्ड है ना वो आइटम्स हैं, क्योंकि या। ईआरपीज, आप समझते हैं ईआरपीज ना सारे आइटमाइज्ड होते हैं, यानी आइटम के साथ काम करना पड़ता है। तो आइटम की नेचर को समझना, बल्कि अगर आसान अल्फाज में आप आइटम का ग्रुप्स मेन है। हाँ बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ, यानी आइटम का नाम, पता, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और उसका ग्रुप, उसकी कैटेगरी वगैरह ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिफाइन होती हैं। तो यहाँ ये चीज़ ना बहुत डायनेमिक होती है। उसका रीज़न ये है कि ईआरपी ना
हर चीज को आइटम लेवल कंट्रोल करता है। और ERP ना आइटम लेवल पे सोचें प्रॉफिट लॉस तक बना के देता है कि कितने ये आइटम आपने कितनी दाम परचेज किया है, किस किस से परचेज किया है, कितने में परचेज किया है, कितने में बेचा है, कितने पैसे कमाए, कितना नुकसान किया है, कितना प्रॉफिट किया। सोचें आइटम लेवल पे ना ERP आपको ये सारी रिपोर्ट बना के देता है। तो आपका पैक देता है ये रिपोर्ट आपको? हाँ, ये पैक भी रिपोर्ट देता है, कितना हम परचेज किए हैं। आइटम ठीक है। लेवल पे नहीं, प्रॉफिट हाँ, लॉस बना के देता है आइटम का। प्रॉफिट लॉस तो इधर से हम लोग नहीं बनाते हैं, वो एक्चुअल में हमारे अकाउंट्स में उसको यूज करते हैं। वो अकाउंट्स वाले दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हम लोग यही चाहते थे कि एक ही सॉफ्टवेयर हम लोग सब यूज करें। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले अकाउंट्स में ऑफिस मैनेजर यूज कर रहे थे, हम लोग पैक्ट यूज कर रहे थे। अच्छा चलें, अच्छी बात है। देखें अब सबसे इससे पहले कि ना हम रिकॉर्डिंग्स में जाएं, देखें ERP ना दो तरह से, ERP में ना दो चीज़ें बहुत सिंपल और सादी हैं, इनको समझने। एक रिकॉर्डिंग का फेज है और एक रिपोर्टिंग का फेज। तो यस। अभी हम आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग का फेज है, जिसमें आप फॉर्म्स के साथ काम करेंगे और डेटा कैप्चर करेंगे, फंक्शन के साथ काम। जैसे ही आप कर लेंगे ना तो रिपोर्ट्स जो है वो सिस्टम खुद आपको ऑफर करेगा। आप अपनी मर्जी की भी रिपोर्टें बना सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स सारी हैं, ढेर सारे ढेर लगा हुआ है। आप अपनी मर्जी की भी ना रिपोर्टें बना सकते हैं। फंक्शनैलिटी जो है ना वो पहले उस पर करना होता है, उस पर सीखना होता है काम में फंक्शन चलता कैसे, फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म में और जो हर फॉर्म के अंदर ना फंक्शन खड़े हुए हैं वो समझने होते हैं। क्योंकि ERP फंक्शनैलिटी को लेकर बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। सही है। तो अब देखें, अब आपका चूंकि सारा एलिमेंट ही ना प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, आप प्रोजेक्ट वाइज परचेजिंग करते हैं। जी, आप प्रोजेक्ट वाइज परचेस करते हैं। क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस है, तो आप ना प्रोजेक्ट आपका ना मेन सोर्स रिकॉर्ड है, प्रोजेक्ट का मॉड्यूल है बाकायदा, ये देखें सही। और ये सारे ये क्वांटिटी सर्वेयर वाले लोग इसको हैंडल करते हैं। आपके प्रोजेक्ट इंजीनियर है, ओनर्स है, वो सब इसको दिखता है। ठीक है। उनकी ट्रेनिंग अलग से चल रही है। तो आपके केस में आइटम मास्टर ना आप पहले समझें, फिर हम आगे चलेंगे। तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जो है बाद में आपसे शेयर करूंगा। ये सही है, सारी जो हम बातें कर रहे हैं और जो वीडियो स्क्रीन चल रही है ना, ये रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है। ओके, नो इशू। तो देखें, ये ना ये आपका होम का बटन है, ये आप स्टॉक मॉड्यूल में आइटम के ऊपर खड़ा है और ये आइटम की लिस्ट है। ये आइटम की लिस्ट है। हमने ना मुझे कोई 3000 आइटम्स प्रोड्यूस किए थे, वो मैंने सारे सिस्टम में ना अपलोड कर दिए। सही है। तो ये देखें, ये स्टैंडर्ड फिल्टर्स हैं और ये एडवांस फिल्टर्स हैं। और यहाँ से ना अभी एक फिल्टर लगा हुआ है, सिस्टम में फिल्टर लगाया हुआ है कि सारे ऐसे एक्टिव आइटम्स दिखाओ। यानी डिसेबल नो का मतलब है एक्टिव हो गया ना। तो देखिए एक्टिव आइटम का फिल्टर लगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो फिल्टर हट जाता है। सही है। अब ये स्टैंडर्ड फिल्टर्स हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये फिल्टरिंग की बात करें, पहले आइटम का नाम पता समझ लो। एक आइटम का नाम बताएं आप। 20 mm deformed steel bar। सही है। देखिए आप उस आइटम के नाम है ना सिर्फ स्टील बार भी लिखें तो कुछ मिलता जुलता ना सिस्टम उठा के ले आएगा। तो देखिए मैंने स्टील बार लिखा, 18 किस्म की स्टील बार्स ना सिस्टम में बनी हुई और 20 mm की ना ये बेंड की आ गई। हाँ, ये डिफॉर्म स्टील बार ये इसकी बात कर रहे हैं। या सही है। ये वो स्टील से रिलेटेड जितना है वो सर्च करके ले आया आपका। सही है। अब देखें, ये आइटम का नाम है और ये आइटम का कोड है। या और ये आइटम का ग्रुप है, कैटेगरी है। डिफॉर्म जो कैटेगरी है। देखें अगर मैं यहाँ पे ये भी लिखूँ और मैं यहाँ पे ये भी लिखूँ कि मुझे सिर्फ डिफॉर्म दिखाओ, तो देखें वो ग्रुप भी आ गया। ग्रुप असल में कैटेगरी है। जो स्टील बार्स आप ढूंढ रहे हैं और डिफॉर्म के अंदर ढूंढ रहे हैं वो कैटेगरी डिफॉर्म्ड स्टील के कैटेगरी में। हाँ, सिर्फ 9 आइटम्स हैं ऐसे जो पूरे सिस्टम में अभी जो बने हुए वो 9 आइटम। तो देखें ये आइटम की लिस्ट है, उसके अंदर आप अपना रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं। पहले ये रिकॉर्ड आप बनाएंगे तो इनको ट्रांजैक्शन पे यूज करेंगे। बना मैंने दिए हैं, लेकिन आप अपनी नया रिकॉर्ड आप भी बना सकते हैं। वो तो चेंजेस तो डे बाय डे, कुछ नया आइटम साइड हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, तो उसको चेंजेस होता ही रहता है। हाँ, किसी भी टाइम आप आगे नहीं आइटम वो आपको मैं दिया हूँ, जब आपको मिला उसके बाद भी इसमें कम से कम बहुत सारा आइटम ऐड हो चुका होगा। जी हाँ जी। अब ये देखिए, ये मैंने ना उस पे
देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, तो इसको आपको उसके अंदर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे ना तो ये फॉर्म, ये रिकॉर्ड खुलेगा नहीं। ये यहाँ क्लिक करने से ये वाला फिल्टर लग जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखिए मैंने डी फॉर्म पे क्लिक किया तो डी फॉर्म का आइटम ग्रुप का फिल्टर लगेगा कि आइटम ग्रुप का कौन है, तो ये आइटम ग्रुप का फिल्टर है। अच्छा, समझ गए आप? जी जी। इसके अंदर अगर आप आपने जाना है ना तो आपने यहाँ क्लिक करना है, आइटम पे क्लिक करना होगा। तो देखिए आप अंदर आ गए। अब ये जो आइटम है, ये देखिए आप कहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, इस आइटम के अंदर खड़े हैं। आइटम क्या है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए मैं आइटम की लिस्ट में वापस चला गया, लिस्ट में वापस चले जाएंगे। और फिर मैंने यहाँ इस पे क्लिक किया तो मैं फिर अंदर आ गया उसके। समझ गया? ये इसको कहते हैं नेविगेशन। नेविगेशन में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो आपको ना, जैसे आप लॉगिन करके कहीं खड़े होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्लिक कहाँ करूँ और जाऊँ कहाँ। नेविगेट कर रहा, परचेज में, स्टॉक के बाद आइटम के अंदर, इसके अंदर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एजाज भी समझ गया माशाल्लाह। तो लेकिन ये एक बार जस्ट बताना जरूरी होता है कि अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। यार ये थोड़ी और चाय ले, थोड़ी और लेके आओ चाय। अच्छा ये देखिए, इधर भी भेज दीजिए। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ सुन लिया आपने यार। नहीं मैं, हाँ नहीं मैं थोड़ा सा मुझे है जरा चाय पी। नहीं सही, आगे आगे बढ़िए। अच्छा देखें, ये कोड है, ये इसका नाम है, जी। ये नाम है, ये इसका ग्रुप है, और ये इसका ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अपने ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट टी कुछ गलत लग रहा है मुझे तो। टी क्या है? मींस टन है वो, टन। अच्छा टन, हाँ टन असल में ना बुराई तो टन है सिस्टम में। अच्छा देख रहे हैं आप, कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं कि जिन पे आप लिखें ना तो सिस्टम आपको यूँ इस तरह से ना सिलेक्ट ऑप्शंस देता है बहुत सारे। तो ये रिकॉर्ड भी ना हकीकत में कहीं बने हुए हैं और यहाँ पे उठ कर आ रहे हैं। अगर आपको अपना रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो आप बना भी सकते हैं। तो देखिए टन जो है सिस्टम में, टन को लेकर कितने ढेर सारे रिकॉर्ड थे। तो टन कौन सा वाला टन है इसमें से चूज करें। ये वाला। तो अब देखिए आपने डेटा ना अपडेट किया है इसके अंदर, तो आपको ना ये दोबारा जो है नॉट सेव पे चला जाता है, क्योंकि आपने जो डेटा कैप्चर किया है वो सेव तो करे। आप सेव पे बटन दबाएं तो वो सेव कर लेगा। इधर सेव होगा तब जाके इधर अपडेट होगा। यूनिट ऑफ देखिए वो मैसेज भी दे रहा है कि आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने आपको अपने रीडिफाइन किया है, मैंने वो सेव कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एक आइटम है जो आपने बनाया है। आप नया आइटम भी यहाँ पे क्लिक करें और आप नया आइटम बनाएंगे, देखें क्विक एंट्री फॉर्म। आप अगर यहाँ तेजी से ये चंद चीज़ें लिखें और फिल करके आगे बढ़ जाए तो आइटम बन जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा फॉर्म खोलना है तो यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए पूरा फॉर्म खुल गया। अब यहाँ पे आप उसको कोड लिखें, जो भी आपने कोड लिखना है, और जो नाम लिखना है तो नाम लिखें, जैसे कोई भी स्टील बार जो भी नाम है उसका नाम लिखें, उसको ग्रुप में पर्टिकुलर जो भी उसका नाम। अच्छा आइटम ग्रुप्स भी ना पहले से बने हुए हैं। ये रिकॉर्ड पहले से जो इस तरह से ड्रॉप डाउन में गिरते हैं ये पहले से बने हुए होते हैं। आपको कोशिश करनी है कि पहले आपने उसमें सही से ढूंढना है। पहले तो वही है क्योंकि अगर आप नया ग्रुप क्रिएट होते जाएगा फिर। हाँ जी, यानी आपने ये चीज़ बार बार नहीं बनानी, ये वन टाइम सेटअप होता है। ये सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स खराब नहीं करनी आपने। ऐसा नहीं है कि भाई आप बार बार डी फॉर्म जो है मैं किसी और स्पेलिंग से, गलत स्पेलिंग से यूं करके बना दूं। देखिए डी फॉर्म की स्पेलिंग में आप समझ रहे हैं, डी फॉर्म की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है तो देखिए वो कह रहा है मेरे पास ये वाला रिकॉर्ड नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि डी फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है और उसकी स्पेलिंग ये है। ऑलरेडी स्पेलिंग के साथ आपको पता चलना रहना चाहिए कि यानी आप एक स्पेलिंग अगर आप मिस करोगे तो वो उधर नहीं आएगा। हाँ देखिए आप, यानी आप, और दूसरी बात अभी तो मैंने आपके लिए ऑन किया हुआ है हकीकत में। ये किसी एजाज साहब या जैसे आपको किसी सीनियर आदमी के लिए ना हम ऑन करेंगे कि जो आइटम भी बना सके और आइटम को भी बना सके। ये हर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? कि ना ये ERPs आइटमाइज्ड है। तो अगर आप आइटम के अंदर ही ना गार्बेज रिकॉर्ड बना देंगे ना सारा ERP बेकार हो जाएगा। वो सही बात है। ऐसे हमारा पैक में पहले का गार्बेज बहुत पड़ा हुआ है। हाँ हमको इसको अभी आप जो उसमें इंपोर्ट किया उसको रिमूव करना होगा उसका जब ये हो जाएगा। क्योंकि मुझे ना हमाम ने जब भेजा था ना ये, तब भी मैंने हमाम को कहा था यार इसमें बाजार ऐसा लग रहा है बहुत गार्बेज है, बहुत सारा रबिश पड़ा हुआ है। हाँ नहीं देखो मैं मिसाल के तौर पे यहीं से अगर आप देखें ये 3000 आइटम्स है ना, इस में मैं घूमूं ना तो मुझे साफ नजर आ रहा है इसके अंदर बहुत ज्यादा गार्बेज है। कुछ आइटम्स है जो यानी रिपीटेड है, बहुत सारा आइटम्स रिपीटेड भी है उसमें। हाँ जैसे मुझे साफ नजर आ रहा था कि उनके नाम बताओ से ना लग रहा था कि यार वो ना कुछ गड़बड़ है, सही साफ क्लीन रिकॉर्ड्स नहीं थे। एक्चुअल में प्रॉब्लम यही इस वजह से होता है कि वो एक्चुअली
सिस्टम में कोई स्पेसिफिक नाम है, सपोज कीजिए कोई एक आइटम है जैसे हम मीपेक्स बोलते हैं सिस्टमेटिकली ब्लेंडेड, ओके, तो साइट से आ जाता है कटर, तो कोई नया बंदा है तो वो क्या किया कि उसको समझ में आया वो कटर आइटम मिल गया। हाँ ये प्रॉपर आइटम असल में ARP आइटमाइज्ड है और प्रॉपर नेमिंग जो है ना उसकी कंट्रोल करनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि किसी सीनियर बंदे के पास एक्सेस हो और वो आइटम असल में ये मास्टर रिकॉर्ड्स हैं। देखिए दो तरह के रिकॉर्ड होते हैं सिस्टम, एक मास्टर रिकॉर्ड है और एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। जैसे आप परचेज ऑर्डर बनाएंगे ना, वो परचेज ऑर्डर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, वो तो हर बार यूनिक बनेगा, लेकिन उसके अंदर जो यूज होने वाले आइटम्स हैं जो कि आप हो सकता है वही सेम आइटम बार बार हर महीने यूज करते हो, हर महीने उसका परचेज ऑर्डर इशू करते हो, तो वो मास्टर यूजर का सबसे लॉग इन करना है मास्टर के लिए, ठीक है। जी आप सही कह रहे हैं। तो देखिए आप ये आइटम मास्टर, इसमें समझने वाली चीज़ ना मैं वो तेजी से बता के आगे चलता हूँ। देखिए जो आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, अब ये आइटम है, इस आइटम को हकीकत में आपने किसी भी प्रोजेक्ट वेयर हाउस में अगर काउंट करना है और स्टॉक की रिपोर्ट, आइटम की रिपोर्ट बनानी है ना, तो फिर ये वाला चेक लगाना पड़ेगा इसको कि ये इसके स्टॉक कीपिंग करेगा, ये स्टॉक आइटम बन जाएगा। स्टॉक आइटम आमतौर पर वो इन्वेंट्री होती है आमतौर पे ERP में जो हम परचेज करते हैं और उसे प्रोसेस करके या उसे बराह रास्त सेल कर देते हैं, यानी उसको वो ट्रेडेबल आइटम होता है। ये ट्रेडेबल आइटम जो फिजिकल आइटम होता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है और उसको आप अपने वेयर हाउस में स्टॉक की कीपिंग करते हैं और फिर उसको आप प्रोसेस करके या एज इट इज़ भी आगे बेच सकते हैं ERP में। तो वो ट्रेडेबल इन्वेंट्री अगर आप गिनना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, उसका वॉल्यूम मेंटेन करना चाहते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि कितना आया, कितना गया, कितना पड़ा हुआ है, तो उसके लिए ये वाला चेक लगाना पड़ेगा। सही है, तो ये क्या होगा, ये स्टॉक आइटम बन जाएगा, ये वाला आइटम स्टॉक आइटम बन गया, ठीक है। इस स्टॉक आइटम के ऊपर आप वैल्यूएशन के जो मैकेनिज्म होता है ना, जो जिसके थ्रू वो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाता है, तो वो ये वाले मैकेनिज्म अब इस आइटम पे चलेंगे, सही है। तो ये वो शमले साहब, ये आपको पता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला मैकेनिज्म, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है फीफो पे है या मूविंग एवरेज पे, या मैं वो शमले से पूछूं? नहीं, ये हमारा इन्वेंट्री का जो स्टोर का लास्ट परचेज है, लीफो पे लीफो में लास्ट फर्स्ट ऑफ नहीं, उसमें हमारा लास्ट परचेज प्राइस तो यही सब चीज आपसे इन्वेंट्री के लिए डिस्कस भी बहुत, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, जो लास्ट परचेज रेट है बस वही वो नहीं लास्ट, नहीं आप समझे इस चीज़ को, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है ना, जब वो इशू हो रहा होता है या कंज्यूम हो रहा होता है ना आइटम, वो लास्ट परचेज प्राइस में आया था। अच्छा लास्ट परचेज प्राइस भी है या उसके, यानी देखिए सिस्टम ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बन रहा है। अच्छा क्योंकि होता क्या है, सपोज कीजिए अभी हमारे पास कोई मटेरियल स्टोर में पड़ा हुआ है, 5 पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका रेट है 2,000, ठीक है, और उसके बाद अभी हम नया मंगाए हुए तो उसका परचेज किए तो उसका रेट बढ़ गया 6,000, सही ठीक है। तो अब जब GRA मानते हैं, ठीक है, तो स्टॉक में क्या सपोज कीजिए 10 पीस, ठीक है, मेरा 6 ग्राम के हिसाब से और मेरा पुराना 5 पीस पड़ा हुआ 5 ग्राम के हिसाब से, तो टोटल स्टॉक हो गया मेरा 15, ठीक है। लेकिन फाइनल जब स्टॉक में देखेंगे तो मेरा कितना होना चाहिए, 6 करके 60 और प्लस 550 85 होना चाहिए टोटल अमाउंट। हाँ, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 120, 120। सही सही, यानी आप ये बुनियादी तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं एजाज भाई कि मैं ये कह रहा एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, मैं यही चाहता हूँ, सबसे बड़ा रीजन यही है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो जिस रेट में इन हुआ है उस रेट से वो मटेरियल आउट। हाँ आपने देखा आसान क्लीन हो गया ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह। यानी तो मैं ग्लोबली ना, मैं पूरी कंपनी लेवल पे मैंने फीफो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ये फीफो ही होना चाहिए। क्योंकि सपोज अगर ये 2 आइटम है तो उसका 2 कॉलम बनना चाहिए, एक कॉलम में 5 ग्राम आना चाहिए, उसके लिए 17 आपको साइड पे 8 देना है, तो एक में आना चाहिए 5 ग्राम और बाकी 3 में आना चाहिए 6 ग्राम, इस तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक्चुअली जी हाँ जी हाँ, यानी देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। होता ये कि
बुनियादी तौर पे ना प्रोजेक्ट ओरिएंटेड जो सर्विस बिजनेस होता है ना, बुनियादी तौर पे चाहते हैं कि यार हमारी जो कॉस्ट है वो एज इट इज़ जैसे आ रही है वैसी बुक होके आउट हो जाए या मेरी बुक्स में चली जाए। उसका रीज़न ये होता है कि आपका कोई प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट तो है नहीं, आपकी प्रोडक्शन की फैक्ट्री लगाई हुई नहीं आपने। तो प्रोडक्शन की फैक्ट्री में ना वो एक्चुअल कॉस्ट को ट्रैक करना और एक्चुअल कॉस्ट के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो क्या होता है, वो एवरेज के साथ चले जाता है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा बनती है। एवरेज कॉस्ट ज़्यादा बनने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा बनती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा बनने की वजह से ना जीपी कम बनता है और जीपी कम बनने की वजह से एनपीपी भी कम, नेट प्रॉफिट भी कम बनता है। और जब नेट प्रॉफिट कम बनता है तो कंपनी को इनकम टैक्स भी या टैक्स की जो लायबिलिटी है ना वो भी कम बनती है। तो वो ज़्यादातर जो फैक्ट्री ओरिएंटेड एलिमेंट होते हैं ना वो मूविंग एवरेज के साथ आते हैं, ये टैक्स की लायबिलिटी कम बनाता है। लेकिन आपके जो सर्विस ओरिएंटेड है जिसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व भी नहीं होती और आप चाहते हैं कि बस जितना आए उतना ही जाए, तो वो आमतौर पे फीफो के साथ चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं, इसके पीछे ये वाली लॉजिक भी है। तो ये कंपनी लेवल पे मैंने ना पूरी कंपनी में तमाम आइटम के लेवल पे फीफो ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अच्छा देखिए, अब हम असल में बात ये कर रहे थे कि ये जो आइटम है ना, अगर आपने इसको स्टॉक में गिनना है और स्टॉक की रिपोर्ट बनानी है तो ये इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टॉक आइटम। लेकिन अगर आपके पास आप बिजी हैं और आपके पास ये आइटम प्रोजेक्ट पे या डायरेक्ट आप परचेज करते हो पीओ से, वो डायरेक्ट परचेज टू साइट स्टोर में इसका हाँ बिल्कुल। अगर ये डायरेक्ट डिलीवर टू साइट और वहीं कंज्यूम हो जाता है और फिर आपने कोई स्टोर कीपिंग भी नहीं करनी, तो इसको स्टॉक का चेक नहीं लगाना है। तो होगा क्या कि जब आप ये परचेज करेंगे ना, तो ये परचेज इनवॉइस पे ये जितनी भी इसकी क्वांटिटी और वैल्यू होगी वो डायरेक्टली एक्सपेंस आउट हो जाएगी, यानी एक्सपेंस में बुक हो जाएगी उस प्रोजेक्ट के अंडर। आप समझ रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंडर वो डायरेक्ट पूरी वैल्यू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जो परचेज ऑर्डर में आपने लिखी थी ना, जो परचेज ऑर्डर में आपने लिखी थी एक सेकेंड, हेलो, या मीटिंग है, ओके, हाँ ये सॉरी, तो ठीक है, जहाँ समझ आपको समझ में आ रही है ये चीज़, यानी आइटम मास्टर जो ये है जो हमारा इन्वेंटरी में आएगा, स्टोर में आएगा, उसके लिए इन्वेंटरी स्टॉक पर टिक लगाना। जो डायरेक्ट हमारा परचेज ऑर्डर बन के साइट पे जाएगा उसको लिए टिक नहीं देना। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। तो ये दो तरह के आइटम्स हैं यहाँ जिनको ना आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्टली, ताकि आपको पता हो कि ये एग्जैक्टली क्या है, इसकी नेचर क्या है। तीसरा फिक्स एसेट भी है, लेकिन हम अभी उसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि बुनियादी तौर पर ना आपका ये डोमेन नहीं है, ये वो अकाउंटिंग वालों का डोमेन है। ठीक है, तो चले अभी आइटम आपको समझ में आ गया। अब देखिए आइटम के ऊपर ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे और स्टोर वाले बैठे हैं, तो ये आप ना असल ओनर है आप आइटम के। ये देखिए मिसाल के तौर पे आइटम मास्टर स्टोर के वेयर हाउसिंग के मॉड्यूल से बिलोंग करता है। ईआरपी में ना आप आइटम, मिसाल के तौर पे देखिए मैं आइटम यहाँ से खोलता हूँ, मैं बाइंग में गया और मैंने बाइंग से भी आइटम खोला, लेकिन हकीकत में आइटम खुल कहाँ पर रहा है, स्टॉक में, क्योंकि उसका असल ओनर कौन है, वेयर हाउस, स्टोर कीपर उसका असल ओनर है। तो ये देखें, आपको ना ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आइटम का मास्टर है ना, आप असल ओनर आप हैं, यानी आप किसी को हम आइटम क्रिएशन का फाइनल रोल देंगे और आप ही इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसकी ना ये बहुत पूरा ईयर भी खड़ा है। अगर ये आइटम गलत बनेंगे तो समझ लें पूरा ईयर भी सारा आ गया, सब रिपोर्टिंग गलत बनेगी, सारा मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आप में से किसी एक को हो सकता है इजाज़त भी आप ही को हम ये चीज़ देंगे। तो सारे हर तरह के आइटम आपको मैं एक बार बना के दे दूंगा, लेकिन नए आइटम जो बनाने होंगे वो कोई भी नहीं बना पाएगा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और आप तेज़ी से बना के दे देंगे, ताकि वो लोग फिर उसके साथ उस आइटम के साथ काम कर सकें, कोई पीओ बना सकें, कोई रिक्वेस्ट बना सकें, कोई फर्स्ट जीआरएन वगैरह बना सकें। आप समझ रहे हैं? तो आप देखें आइटम के अंदर ना हम अभी डिटेल के सेक्शन में खड़े हैं, ये बहुत सारे सेक्शंस हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आइटम असल में ईआरपी के अंदर आइटम की सबसे मेन रिकॉर्ड है, यानी सबसे जो डिटेल और सबसे जो मेन सोर्स रिकॉर्ड है ना वो आइटम। जी हाँ, यानी आइटम समझ लें आप ग्राउंड फ्लोर है पूरी ईआरपी। देखिए देखिए, ये आइटम में आपने नाम पता, कोड वगैरह बताया, हमने ये चीज़ डिस्कस की। आप आइटम को डिसेबल भी कर सकते हैं, अगर आइटम को यूज़ नहीं करना ना, डिसेबल कर देंगे तो होगा क्या कि उनका यूज़ नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आइटम की डिस्क्रिप्शन ना, यहाँ ये बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी डिस्क्रिप्शन अलग से लिखनी है, उसके नाम के अलावा कोई बड़ी सी लाइन लिखनी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ये ऑटोमेटिकली ना परचेज ऑर्डर वगैरह में या जीआरएन में ना, आइटम के जैसे ही आप आइटम कोड या नाम लिखेंगे
तो वो ये चीज़ भी फैच होके आ जाती है। इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, ये चीज़ ओपन होती है वहाँ पे, उसके अंदर फर्दर लाइन भी लिखी जा सकती है। तो ये ब्रांड भी यहाँ लिख सकते हैं, ब्रांड भी ना रिकॉर्ड है, आपको बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ वो पुल पिक एंड चूज होता है। अच्छा देखिए, आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स का सिस्टम आपको ये वाला यूनिट ऑफ मेजरमेंट और रिपोर्टिंग का पर्पस सर्व करता है। ये रिपोर्ट के लिए होता है बनाए तौर पे ये वाला यूनिट। लेकिन आपने रिकॉर्डिंग करनी है, मिसाल के तौर पे आप ये वाला आइटम परचेज कौन सी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में करते हैं, तो वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। सही है कि मैं किलोग्राम में परचेज करता हूँ या मान लो टन में या पैकेट में भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये सारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ रहे हैं। अच्छा ये सारे ये पूरे ना सारे नहीं आ रहे होते हैं, ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये सिर्फ 50 गिरे हुए होते हैं यहाँ सामने। आप जैसे टाइप करना शुरू करोगे ना, टाइप करना शुरू करोगे तो वो मिलते जुलते लेकर आएगा। जैसे देखो मैंने टी लिखा तो वो टी वाले सारे टी वाले उठा के लेकर आ गया, जहाँ जहाँ टी है ना उसको। नहीं मैं मिसाल अगर मैं केजी लिखूँ तो जितने भी केजीज हैं वो सारे केजीज आ जाएंगे, नहीं है? या जैसे भी मैं एमएम लिखूँ तो एमएम वाले सारे आ जाएंगे, समझ रहे हैं? तो गूगल की तरह यार, जैसे गूगल सर्च नहीं काम करता, बिल्कुल वैसे चीज़ काम करता है। ये देखा मैंने क्यूबिक लिखा, वो जहाँ जहाँ क्यूबिक लिखा हुआ है ना वो सब आ गया। तो ये परचेज आप पीओ में कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट में इस आइटम को परचेज करते हैं, आप एक दफ़ा डिफाइन कर देंगे ना, तो जैसे ही आइटम उठाएंगे तो पीओ में ऑटोमेटिकली यही वाला यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑटोमेटिकली लग कर आएगा, रिगार्डलेस कि आपका रिपोर्टिंग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। क्योंकि देखिए ईआरपी है ना, ये जिसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट ना बहुत डायनेमिक है। रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्डिंग के यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है बाइंग और सेलिंग के, और रिपोर्टिंग का हाँ अलग है, यानी रिकॉर्डिंग के यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है और रिपोर्टिंग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है। ठीक है, और फिर इसके इनके दरमियान जो रेफरेंस है ना कि भाई 1 टन के अंदर मान लो आप परचेज किलो में करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मान लो आप किलो में परचेज करते हो, तो किलो में परचेज करते हो तो भाई 1 किलो और टन के जो रेफरेंसिंग है वो तो बता दो, तो बता दो ना, यहाँ कन्वर्जन फैक्टर बता दो कि 1 टन में कितने किलो बता दो इस तरह, तो उसको पता चल जाएगा कि प्रोपोर्शन क्या है, वो एक बार पता चल जाएगा उसको, समझ गया? इस तरह वो मल्टीपल बता सकते हैं, कोई और भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, कोई और भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यहाँ बताते चले जाओ और उसका प्रोपोर्शन बताते चले जाओ। तो वो जब आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करोगे तो क्वांटिटी किस कंपैरेटिवली रेट भी ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देगा परचेज ऑर्डर पे, या समझ रहे हो? जी हाँ, वो कन्वर्जन भी आप मल्टीपल यानी रिकॉर्डिंग भी मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट में होती है, रिपोर्टिंग भी फिर दोनों यूनिट में, इसमें भी दिखाएगा और उसमें भी दिखाएगा, ठीक है? रिपोर्ट्स भी यानी कि आप देखें। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे डिटेल सेक्शन में, अब आ जाए डैशबोर्ड। नहीं ये आइटम का डैशबोर्ड है, ये इसका हीट मैप है, वो सारा ना जिस दिन आप जितने रिकॉर्ड जिस महीने में जिस डे में बनाते रहेंगे ना, यहाँ पे वो कलर्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। उसके नीचे आए तो देखें ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन ना ये कोलैप्सिबल सेक्शन है, देखिए बंद हो जाता है, खोल भी लें इसको। तो ये ना बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब ये आइटम सेलिंग के ऊपर कहाँ कितने कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट में बुक हुआ हुआ है, और परचेजिंग में कहाँ पे कितने कितने आइटम है। यानी ये वाला आइटम आप देखेंगे कि ये आइटम मैंने देखना है यार कि मैंने कितने पीओ बनाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि 16 पीओ है, यहाँ 16 लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको समझ रहे हैं? अभी जैसे आप बनाते जाएंगे ना तो यहाँ रिकॉर्ड वो नंबर काउंटर चलता रहेगा ये, ठीक है? और इस पर क्लिक करेंगे ना, जैसे मैं यूँ क्लिक करूँगा तो ये मुझे परचेज ऑर्डर की लिस्ट में ले जाएगा, इस आइटम का फिल्टर लगा के दिखाएगा, वही 16 रिकॉर्ड जो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे थे। आप समझ गए इस तरह? तो ये इसका डैशबोर्ड है। हाँ वो यहाँ ऑटोमेटिक लिंक होते चले जाते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए, अब आइटम की ना अकाउंटिंग होती है। अब ईआरपी ना आइटमाइज्ड है, और ईआरपी आइटम के ऊपर ना अकाउंटिंग भी खड़ी हुई है। अब देखिए इस कंपनी के लिए डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस भी मैं बता सकता हूँ। अब रिगार्डलेस के मान लो ये सर्विस आइटम है, तो सर्विस आइटम के केस में वेयर हाउस बताने की ज़रूरत नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट ऑटो गिरा हुआ है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ वेयर हाउस की फील्ड है तो सारे वेयर हाउस नज़र आ रहे हैं, नहीं है वेयर हाउस पिक एंड चूज आप कर सकते हैं, नहीं करना मैंडेटरी नहीं है ये देखिए मैंडेटरी फील्ड इस तरह होती है। ये देखें यहाँ से वेयर हाउस आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी फील्ड के ऊपर ना ये स्टैरिक लगा होता है लाल रंग का, आप समझ गए? तो आप देखें ये मैंडेटरी नहीं है। और दूसरी तरफ ये हम खड़े आइटम में बात कर रहे हैं, और आइटम में ना अकाउंटिंग आप डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है। डिफ़ॉल्ट का मतलब आप एक दफ़ा सेट कर देंगे तो सिस्टम आपसे बार बार नहीं पूछेगा। डिफ़ॉल्ट का ये मतलब होता है।
तो आइटम आप यूज़ करेंगे ना, आइटम मिसाल के परचेज ऑर्डर में परचेज क्लियरेंस होता हुआ परचेज इनवॉइस तक पहुंचेगा। तो आप ये सर्विस आइटम है, ये सर्विस आइटम चूंकि आपने चेक नहीं लगाया तो होगा क्या कि ये किसी एक्सपेंस अकाउंट में बुक होगा परचेज इनवॉइस के टाइम पे। तो वो जो अकाउंट है ना वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। इसके अंदर देखिए ये टेबल है। इस टेबल में और बहुत सारी फील्ड हैं जो कि यहाँ पे इसके जरिए यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो एक और पॉपअप खुल जाता है। आपको नजर आ रहा है मेरा फॉर्म पीछे खड़ा हुआ है, ये मेरा फॉर्म ना देखिए पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन वो उसके ऊपर एक और पॉपअप खुला हुआ है। हाँ ये देखें ये एक और पॉपअप खुला हुआ है, ठीक है। उसके अंदर ना आप ये बहुत सारी फील्ड हैं। तो ये चूंकि सामने यहाँ पे इतनी सी जगह पे नहीं दिखाई जा सकती, तो आपको ना यहाँ अंदर जाना पड़ेगा। आप अगर लेकिन फिर भी आपके पास एक चॉइस है कि आप 10 एक फील्ड्स ना यहाँ से इसके साथ काम करके 10 एक फील्ड्स यहाँ सामने लेकर आ जाओ, सही है। तो देखें आइटम के साथ आपको क्या काम यानी क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए। आइटम के साथ ना इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट, ये देखें एक्सपेंस अकाउंट ये रहा और इनकम अकाउंट ये रहा। जीएल अकाउंट जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट से उठ के आ रहा है, वो चीज़ ना डिफॉल्ट सेटअप आइटम के साथ कनेक्ट होता है। चीज़ आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आप आइटम बनाने जा रहे हैं। आप आइटम के ओनर हैं, स्टोर कीपर के स्टोर वेयर हाउसिंग के मॉड्यूल की वजह से। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। यानी ये चीज़ अगर आप ना भी सेट करें तो आगे अकाउंटिंग वाले इसको टेकअप कर लेंगे, अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट। लेकिन फिर भी आपको पता चाहिए कि ये चीज़ आइटम पे खड़ी हुई है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। बाकी परचेजिंग में सिंपल है, मैंने आपको ये इसकी हमने बात कर ली। कुछ सेफ्टी स्टॉक और लीड टाइम्स आपने डिफाइन करना हो ना तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट परचेज डेट ये रहा, ये चीज़ ना ऑटोमेटिकली ये रीड ओनली फील्ड है। देखिए मैं इसमें क्लिक नहीं कर सकता, मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, ये देखिए मैं इसमें लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें लिख ही नहीं सकता। ये देखिए रीड ओनली फील्ड है क्योंकि ऑलरेडी इस पे परचेज कर सकते हैं। अरे नहीं इसमें अभी हमने कुछ भी परचेज नहीं किया, ये तो अभी नया आइटम वो उस पे शो होगा। हाँ इसमें ना सिस्टम खुद ये वैल्यू लाके यहाँ ऑलरेडी प्रीवियसली जो परचेज की वो रेट पे दिखा रहा था, उसके ऊपर नहीं चेंज कर सकते, इस वजह से वो आपका डाटा नहीं बनेगा। जी हाँ यानी ये रीड ओनली इसलिए कि यहाँ पे सिस्टम खुद लाके वैल्यू हर बार परचेज ऑर्डर से खुद ऑटो फिल कर दिया करेगा, और ये चीज़ सिस्टम कंट्रोल कर रहा है और आपको अलाउ नहीं कर रहा है इसके अंदर लिखना। आप समझ रहे हैं? मैं समझ गया, जस्ट हमारा रेफरेंस है लिए कि लास्ट परचेज के लिए थे, तो वो लास्ट परचेज डेट जैसे आप पीओ सबमिट करते हैं और ये आइटम अगर उस पीओ में होगा तो हर आइटम में सिस्टम लास्ट परचेज डेट ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। सही। अब देखें सेफ्टी स्टॉक, आपको पता है क्या होता है? आप काम करते हैं सेफ्टी स्टॉक के साथ, ये चीज़ पता है आपको? यूज़ करते हैं आप? सेफ्टी स्टॉक मतलब नहीं समझा। अच्छा देखिए पहले सबसे पहले तो ये समझना है कि ये स्टॉक आइटम ही नहीं है, ये सर्विस आइटम, इसको सर्विस आइटम कहेंगे ना, ये स्टॉक आइटम नहीं है। तो जब स्टॉक आइटम नहीं है तो ये जो वेयर हाउसिंग वाले एलिमेंट है ना, ये इनके ऊपर ही चलती ही नहीं है। यानी ये चीज़ इसके साथ चलती है कि आप जैसे स्टॉक आइटम डिक्लेयर करेंगे, ये देखिए अगर मैं स्टॉक आइटम डिक्लेयर करता हूँ ना तो देखिए यहाँ पे और सेक्शन भी खुलेंगे। यहाँ पे ये देखिए ना क्वालिटी खुल जाता है, टैक्स खुल जाता है, इन्वेंट्री खुल जाता है। ये देखिए अगर मैं हटा दूँ तो ये देखिए वो गायब हो जाता है, नहीं है? इन्वेंट्री और ये जो क्वालिटी और ये मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये चीज़ खुलती है। देखें इसके साथ, किसके साथ? स्टॉक के साथ। अगर आप इसको स्टॉक डिक्लेयर करें तो ये चीज़ उसके साथ काम करती है। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम इस चीज़ को बाद में नेक्स्ट ऑन डिस्कस करेंगे। तो आप आइटम इस तरह से बनाएंगे, आइटम की लिस्ट है ये, आइटम की लिस्ट में अपना रिकॉर्ड इस तरह से ढूंढते हैं कि ये बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। पहले पेज पे 20 रिकॉर्ड सिस्टम आपको खुद दिखा रहा है। आप अगर यहाँ मैक्सिमम रिकॉर्ड खोलना चाहते हैं हाँ इस पर क्लिक करेंगे तो वो लंबी लिस्ट खोल देगा आपकी, सही है। अच्छा देखिए ये लिस्ट व्यू है, लिस्ट, इस लिस्ट व्यू को ना मैं इमेज में भी देख सकता हूँ। ये देखें अगर आप आइटम की तस्वीरें लगाए ना तो तस्वीरें यहाँ पे सब तस्वीरें नजर आएंगी आप समझ। ये इमेज व्यू है। मिसाल के तौर पर देखिए, चलो मैं इस 20 mm डी फॉर्म स्टील बार नहीं है, इसको कॉपी करते हैं और इसका ना गूगल में आगे कराते हैं। मैंने गूगल में इसको पेस्ट किया, उसने गूगल से कहा यार इसकी मुझे इमेजेस दिखा, गूगल ने मुझे उसकी इमेजेस दिखा। ठीक है, अब मान लो जैसे लेट्स से ये वाली पिक्चर, ठीक है, मैंने इसको खोला और मैंने इसको यहाँ से इसका इमेज कॉपी किया और मैं वापस सिस्टम में गया और मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर लगा दी। पिक्चर ना लिंक के तौर पे भी लगाई जा सकती है, डाउनलोड करके सेव करके आप
अपलोड करने की जरूरत नहीं है, देखें इमेज लग गया इसमें। अब आप वापस आए तो ये देखें लिस्ट है, और लिस्ट को आप इमेज में टर्न करें तो आपने देखा पेज कैसे नजर आता है, अच्छा लगता है ना ये। यानी लिस्ट ये जो इमेज है ना, ये प्रिंट भी किया जा सकता है, ये परचेज ऑर्डर में बाकायदा अगर आप लाइन पे आइटम के साथ इमेज भी उठाना चाहेंगे ना तो इमेज भी उठ के आएगा। ये समझ गए, मास्टर रिकॉर्ड में भी हमने प्रिंट करवाया, कॉपी किया है इस तरह से यहाँ पे, सही है। ये देखें अभी मैंने ये अटैचमेंट लगाई है, तो अटैचमेंट देखें यहाँ पे कैसे लग गई इसके साथ, ये इमेज ही है, ये जो फाइल नहीं है ये यहाँ लग गई इसके साथ। आप अपनी अटैचमेंट ना किसी भी रिकॉर्ड के साथ अपनी अटैचमेंट लगाना चाहें तो अटैचमेंट भी लगा सकते हैं यहाँ से, कोई वर्ड एक्सेल कुछ भी है, कोई भी चीज़ में लगाना चाहूँ तो चीज़। और वो जो फाइल आप लगा रहे होते हैं ना, वो उसको पब्लिक और प्राइवेट भी कर सकते हैं, यानी अगर आप प्राइवेट कर देंगे ना तो सिर्फ आप ही को नजर आएगी, और प्राइवेट से हटा देंगे तो पब्लिक करेंगे तो बाकी लोग भी देख सकेंगे। आप समझ रहे हैं, ये तक गई आप समझ रहे हैं आप। अच्छा देखिए आप, ये तो आइटम के ऊपर मैं आपको बता रहा था कि ये आइटम की लिस्ट है, उसका लिस्ट व्यू को इमेज व्यू में टर्न करके भी देख सकते हैं। अच्छा लिस्ट व्यू को ना रिपोर्ट व्यू में भी देख, रिपोर्ट व्यू क्या चीज़ है, ये रिपोर्ट बिल्डर है हकीकत, ये ना बिल्कुल एक्सेल की तरह पूरा डेटा है आपके सामने एक्सेल की तरह खुल गया। आपने जो फील्ड्स जो आइटम के फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स हैं वो सारी यहाँ पे एक्सेल एक तरह का एक्सेल है ये देखें आप, ये कॉलम ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसमें अपनी मर्जी का कॉलम ऐड भी कर सकते हैं। कॉलम्स ये देखें, ये सारी वो फील्ड्स हैं जो आइटम के फॉर्म के अंदर थी, देखिए आइटम के फॉर्म के अंदर कितनी फील्ड, आपको बस पता होना चाहिए कि वो जो डेटा आप लाना चाहते हैं बाहर अपफ्रंट देखना चाहते हैं वो किस फील्ड में पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं ना आइटम की डिस्क्रिप्शन देखना चाहता हूँ, जो डिस्क्रिप्शन पे बड़ा सा बॉक्स नहीं है वो डिस्क्रिप्शन की ये वाली फील्ड, देखिए मैंने देखिए क्लिक किया है तो सिस्टम ने डिस्क्रिप्शन की जो फील्ड है वो यहाँ बिल्कुल एंड में थ्रो की, देखिए मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन की फील्ड में यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो मैं सोचता कि यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आया, हाँ एक काम ड्रैग ड्रॉप होता है। एक कॉलम ये देखिए, कॉलम ये छोटा है, कॉलम बड़ा कर, कॉलम बड़ा कर, ये बुनियादी पे एक रिपोर्ट का रिपोर्ट बिल्डर है ये, इसके हम आगे जाके आपको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन ये सेम लिस्ट देखिए, सेम लिस्ट रिपोर्ट में कन्वर्ट हो गई, इमेज में कन्वर्ट हो गई, आप देख रहे हैं किस तरह से। तो फिल्टरिंग देखें, फिर ये वाला फिल्टर तो आसान था कि आपने यहाँ पे तेजी से लिखा कि मुझे स्टील बार देखनी है, कौन सी स्टील बार, तो सारी स्टील बार आ गई, हमें तेजी से ढूंढनी कौन सी। आइटम ग्रुप पे भी क्लिक करने से आइटम ग्रुप का फिल्टर लग जाएगा, लेकिन आइटम ग्रुप आप पिक एंड चूज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ एडवांस फिल्टर, अच्छा ये देखिए ये फिल्टर्स हैं और ये सॉर्टिंग है, ये फिल्टरिंग और सॉर्टिंग, तो ये डेटा सेट है आपका। इस डेटा सेट के साथ काम करने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि ये फिल्टरिंग और सॉर्टिंग का क्राइटेरिया कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको हो सकता है आपका रिकॉर्ड नज़र ना आए। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आओ और आपको हो सकता है आपको रिकॉर्ड ही नज़र ना आए कि भाई अभी आपने एक आइटम बनाया है वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा, भाई फिल्टर लगा हुआ है, आप फिल्टर हटाओ तो आपको आपका रिकॉर्ड ऊपर बना हुआ नज़र आएगा। हो सकता है ऊपर बना हुआ नज़र ना आए क्योंकि सॉर्टिंग हुई हुई, असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी रिकॉर्ड्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग किया जा सकता है। देखिए मैं यहाँ से यूँ करूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग होती है, लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्राइटेरिया ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी क्राइटेरिया हैं जिनके बुनियाद पे आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग पे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये एडवांस फिल्टर है, मैं देखना चाहता हूँ कि यार मैंने मिसाल के तौर पर मैं देखना चाहता हूँ कि लेट्स से कि भाई कितने रिकॉर्ड हैं जो मैंने बनाए, तो इसके अंदर ना बहुत सारी जो भी आप सोच सकते हैं ना आप यहाँ लिखें वो आपको ये बताएगा, और ये हकीकत में ये वाली जगह पे मौजूद तमाम चीज़ें सारी की सारी जो है वो फील्ड्स हैं जो आइटम के फॉर्म से ही आ रही हैं, ये सारी फील्ड्स हैं, बस आपको फील्ड का नाम पता होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सिस्टम से कि भाई ये वाले क्राइटेरिया तो आपको समझ में आती होंगे ये क्या है, नहीं है। जैसे मैं अभी इससे सिस्टम को कह रहा हूँ भाई कि आप चेक करो कि एसन ने कितने रिकॉर्ड बनाए, मेरा नाम ऐसा नहीं, यूजर्स है, क्रिएटेड बाय यूजर्स के साथ काम करते हैं। देखो मैंने अप्लाई फिल्टर किया, ये एडवांस, तो सारे हकीकत में सारे 1000 से ज़्यादा जो रिकॉर्ड है वो मैंने ही बनाए,
लेकिन अगर मैं पूछूं कि यार हमाम ने कितने रिकॉर्ड बनाए, तो हमाम जो है ये मोहम्मद हमाम जी रहा नहीं है। देखें मेरा 2 रिकॉर्ड्स में सही। अब ये सिस्टम ने ये एडवांस फिल्टर्स को लगाकर ये कैसे ढूंढ के लाया, अगर मैं इसके अंदर तो ये देखें ये आप किसी भी ये एक फॉर्म है बुनियादी तौर पर, और आप रिकॉर्डिंग के फेज में खड़े हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग के फेज में जब आप काम फॉर्म पे काम कर रहे होते हैं या इस तरह फील्डों में काम कर रहे होते हैं, उसका सेव ये सबमिट के बटन आपको नजर आएंगे, आप सेव या सेव सबमिट के बटन के साथ, लेकिन हर फॉर्म के नीचे ना ये एक्टिविटी का लॉग बन रहा होता है। और ये देखें यूजर जो है यूजर ईमेल ओरिएंटेड है, तो उस बंदे का नाम या उसका ईमेल एड्रेस के साथ ना सिस्टम बाकायदा डेट एंड टाइम भी कैप्चर कर रहा होता है और एक्टिविटी भी कैप्चर कर रहा होता है कि उसने किया क्या है। तो ये हमाम ने कल उसको बनाया भी है और उसमें कुछ एडिटिंग भी, सही है, आप समझ रहे हैं। इस तरह आपका नीचे ना लॉग बना हुआ होगा, यानी पे देखें मैं भी ये हटा के सेव करता हूँ, जैसे ही मैंने सेव किया तो ये देखें अब मेरा नाम आ गया उसके नीचे कि मैंने अभी भी मुझे कह रहा है आपने चेंज किए वैल्यू मेंटेन स्टॉक को 1 से 0 कर दिया, यानी ये चेक बॉक्स ना या तो 1 होता है या 0 होता है, अभी देखिए 0 होगा, यानी अनचेक हुआ है, अनचेक सिस्टम उसको 0 कहता है, नहीं है। ये देखना हम उसको लॉक कहते हैं नीचे। अब हमाम आएगा, हमाम देख लेगा कि यार ये तो मैंने एडिटिंग की है इसके, और कब की है, अभी की है, ठीक है। खैर ये चीज़ मैं आपको ये बेसिक नेविगेशन है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि जब मैं अभी आपके यूज़र बनाऊंगा और फिर आपको हम बगैर प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देंगे तो आपको ना थोड़ा नेविगेशन में थोड़ा मसाइल होते हैं, यूज़र को क्या उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो खड़ा कहाँ है, उसे ढूंढना, अपना रिकॉर्ड कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, फिल्टर कैसे करना है, ठीक। और ये देखें ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट सेम है, ये बिल्कुल यही लिस्ट आपको मटेरियल रिक्वेस्ट की टेस्टिंग में भी ऐसी नज़र आएगा, ऐसी कुछ फिल्टर मटेरियल रिक्वेस्ट के एसोसिएटेड कुछ फिल्टर नज़र आएंगे। यानी अगर मिसाल के तौर पे आप मटेरियल रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट पे यहाँ से मैं सर्च करके भी जा सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसकी लिस्ट पे आ जाता हूँ, देखें उसकी लिस्ट भी देखा आपने सेम है, उसके कुछ और फिल्टर्स हैं, वही सेम एडवांस फिल्टर्स हैं, वही सेम सॉर्टिंग क्राइटेरियाज हैं, और वही सेम बटन है जिससे आप जी जी आपको क्या था, ये देखें मटेरियल रिक्वेस्ट, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सही, मटेरियल रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी वही सेम है, आप यहाँ रिकॉर्ड बनाएंगे तो आपका रिकॉर्ड यहाँ गिर जाएगा, सही है। अब देखें हम अभी तक आइटम ई की बात कर रहे हैं, मैं आज हम आइटम ई की बात करें, क्योंकि अगर आप कल हम ना दोबारा मीटिंग करेंगे और उसमें हम फिर फर्दर आगे चलेंगे, तो इसमें आइटम में कोई सवाल जवाब है, आपके जहन में कोई सवाल आ रहे हैं वो पूछें। आइटम्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरों को पूछने में इजाज़त भी, किसी और का कोई सवाल? भाई समझ में जो मैं बोल रहा था, मैंने जो भी कुछ बोलता रहा इतनी देर से, आप लोगों को समझ में आ रही है बातें? जी जी आ रही। कोई मुश्किल नहीं है ना इसमें? नहीं आसान सिंपल है यार, सिंपल सॉफ्टवेयर है, बड़ा ये भी लिखा है सिंपल सादा सॉफ्टवेयर, और ज़्यादा चीज़ें ना यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इन अ सेंस कि ना आप एक मॉड्यूल में काम करना शुरू करेंगे ना, मिसाल के तौर पर आप बाइंग कुछ चलाएंगे और बाइंग के रिकॉर्ड कुछ 4 5 6 रिकॉर्ड बनाएंगे, कुछ इधर उधर घूमेंगे, तो आपको ना सारे मॉड्यूल समझ में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे मॉड्यूल्स का कल्चर ना एक ही है, एक ही जैसा कल्चर है, एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, एक ही जैसा व्यू है, आप समझ रहे हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको दिखा रहा था कि आइटम की लिस्ट देखें कैसे दिखती है, तो वही सेम ऊपर फिल्टरिंग का क्राइटेरिया रिकॉर्ड या नीचे इस तरह से गिर जाते हैं। अगर यही चीज़ आप पर्सनल की लिस्ट में जाएंगे या मटेरियल रिक्वेस्ट की लिस्ट में जाएंगे ना, तो उसकी लिस्ट भी वैसी ही दिखती है, देखें वैसी ही लिस्ट है उसकी। अभी फिल्टर लगा, मैंने फिल्टर हटा दिया तो कोई रिकॉर्ड बना हुआ नहीं है, तो आपको वगैरह रिकॉर्ड बना लो, वही सेम वैसी बटन दिखते हैं जैसे आइटम पे दिख रहे थे, यानी लिस्ट जो है वो सेम है, वैसी लिस्ट है, ठीक है। जी हाँ, ये रिकॉर्ड मैंने सेशन किया है, मैं आपको भेजूंगा, थोड़ा सा आपको मैं कहूँगा कि ना कुछ आइटम मास्टर जैसे कि आप खुद करेंगे कुछ थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप ना उसमें देख लें एक्सेल, अगर आप कहें तो मैं आपको ये एक्सपोर्ट करके एक्सेल भेज दूँ आपको, आप उसमें एक्सेल में फर्दर काम कर लीजिएगा, क्या कहते हैं? मैं आपको इजाज़त एक्सेल भेजूँ क्या? ये देखिए मैंने आइटम यहाँ से अपलोड किए थे 3656, ठीक, मैं यहीं खड़े उसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, तो एक्सेल में चाहिए आपको या CSV में चाहिए, वो सिस्टम आपसे पूछ रहा है, और आपको मेरा
हाँ, और वो आपको कह रहा है सारे रिकॉर्ड चाहिए या कोई फिल्टर रिकॉर्ड चाहिए या 5 रिकॉर्ड चाहिए, खाली टेम्पलेट चाहिए। तो मैंने कहा मैंने कहा सारे रिकॉर्ड दे दो। वो देखें वो कह रहा है सारी फील्डें भर के दूँ या कोई फील्डें भी पिक एंड चूज करोगे। तो मैंने कहा यार कुछ सिर्फ मैंडेटरी फील्डें फिल करके भेजो भाई। ये तो बहुत सारी हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। तो मैं सिर्फ ये जो लाल लाल है ना, ये मैंडेटरी फील्डें भर के भेज रहा हूँ। सही है। तो मैंने इसमें क्लिक किया तो ये एक्सेल उसने थ्रो कर दिया। ये एक्सेल ना मैं आपको भी ग्रुप पे भेज देता हूँ, ठीक है। ये होगा तो मैं एक्सेल भेज देता हूँ, इसी एक्सेल में काम कीजिएगा। आपको बेस्ट कोई मसला नहीं है, आपको अगर इसमें आसानी लगे इसमें करें, क्योंकि अभी तो इट्स टू अर्ली कि हम कहाँ खड़े हैं। आप अपना एक्सेल भी देंगे तो मैं उस एक्सेल में भी काम कर लूँगा, मुश्किल नहीं है। बस आप अपना एक्सेल कुछ बना के क्लीन करके ना, डेटा डुप्लीकेशन वगैरह और कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह सब रिमूव करके क्लीन रिकॉर्ड मुझे भेजें तो हम फिर फर्दर आगे पर्टिकुलरली ना बाइंग के मॉड्यूल पे पर्टिकुलरली फिर फंक्शनैलिटी को हम डिस्कस करेंगे कि रिक्वेस्ट कैसे बनती है, आरएफक्यू कैसे बनता है, कंपैरिजन कैसे होता है। और ऑटोमेटिक ये चीज़ ना ऑटोमेटिक है, यानी आप ऑटोमेटिकली ना वो सिस्टम ना पूरी होल कोटेशन की बेस पे या आइटम टू आइटम दोनों ग्राउंड्स के ऊपर ना आपको पीओ तक सिर्फ माउस का क्लिक दबाने से आपको यहाँ तक ले जाएगा। यानी आपने सिर्फ मटेरियल रिक्वेस्ट बनाना है और सप्लायर कोटेशन बनानी है, बाकी सारे काम पीओ तक आगे ना वो ऑटोमेटिक खुद से कंपैरिजन भी ऑटो कर लेगा और पीओ भी ऑटो बना देगा। सही है। और ये रिपोर्टों में कैसे दिखती है जो आएगा हमारा वो अपलोड करना पड़ेगा आप अपने सप्लायर को अगर आप चाहें ना तो सप्लायर का पोर्टल भी है, यानी सप्लायर का मैं यूज़र बना के दे सकता हूँ। सप्लायर आपके आरएफक्यू के अगेंस्ट में ना वहीं अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपके इसी सिस्टम में रेट डाल सकता है, जिससे सप्लायर की कोटेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। लेकिन आमतौर पर सप्लायर आमतौर पर आमतौर पे ना वो लोग व्हाट्सएप पे काम करते हैं या ईमेल पे काम करते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर पे नहीं आते हैं क्योंकि उनको मुश्किल होती है। आपको भी कोई बोलेगा यार कि मेरे सॉफ्टवेयर पे आगे काम करोगे तो आप बोलोगे भाई जल्ला को मारा जाओ यहाँ से। सही है। अगर एक्सेल आता है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, वो आप अपलोड कर पाएंगे। एक्सेल से नहीं आता, पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकता है, करते हैं लेकिन वो पीडीएफ से मतलब सही नहीं होता। हाँ ना, वो आपको पता है ना, वो सही नहीं होता, वो इमेज बना देता है। वो इमेज तो नहीं चाहिए ना, मेरा एक्सेल चाहिए। एक्सेल तो एक्सेल उसमें सिस्टम के साथ सारा अपलोड और डाउनलोड वाला जो एलिमेंट है ना, वो एक्सेल की फॉर्म में चलता है। तो एक्सेल में बना के नहीं देगा हाँ वो आपका अपना सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से वो बना के उसको प्रिंट मार के पीडीएफ में दे देगा। जी हाँ जी, आपसे कह रहे हैं। चले खैर वो कोई मसला इतना मुश्किल नहीं है। पता होता क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार जब आप मटेरियल रिक्वेस्ट बना लेंगे ना, यानी आपने बुनियादी तौर पे इस सोर्स रिकॉर्ड पे काम करना है। इसमें आपको आइटम टू आइटम ना शायद मैनुअल थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ये रिकॉर्ड बन जाएगा ना, फिर बाकी सारा काम आप माउस से करेंगे। आपको डेटा जो एंट्री यहाँ पे आपने एक दफ़ा कर ली, वो डेटा एंट्री रिपीट नहीं होगी किसी फर्दर पूरे स्टेज पे, पूरे साइकिल पे। आप समझ गए, यानी एक बार आपने जो डेटा एंटर कर लिया ना, वो डेटा एंट्री की दोबारा हाँ, यानी एक किसी एक सिंगल स्टेज पे थोड़ा सा डेटा एंट्री होगी तो नेक्स्ट स्टेज पे डेटा एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माउस की क्लिक पे चलाएंगे। ठीक है, तो चलें कल हम केस रन करेंगे। आप ज़्यादा बेहतर पता है क्या है, आप अपना कोई एक्चुअल केस लेके आइएगा। थोड़ा उसमें पता क्या होता है, उसमें ना थोड़ा हाँ बताएं, कोई मसला नहीं है, बताएं। आप ही कर लेते हैं। अच्छा हाँ, कोई मसला नहीं है। अभी बता दें आपके जहन में क्या सवाल है वो आप। अच्छा बहुत ज़्यादा सवाल है। स्टोर की इन्वेंटरी में कौन सा आइटम कितना पहले से, जैसे ना आइटम को क्लिक करूं तो वो उसका पहले शो करना चाहिए। हाँ ये देखें, मैं आपको ना अपना डेमो का जो डेमो अकाउंट है ना, वो वहाँ से दिखाता हूँ। आप सवाल पूछते रहे, जल्दी जल्दी आपको दिखाता रहता हूँ। ये देखें, मैं किसी भी आइटम में गया, ठीक है। आपको ना आइटम खड़े हो गए सब कुछ नज़र आ जाता है, आपको ना किसी रिपोर्ट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं आइटम में गया,
अब ये आइटम का व्यू है, जो वही जो मैं आपको नहीं दिखा रहा था, ये लिस्ट में चल रहा है। अब मैंने मिसाल के तौर चलो मान लो इस आइटम को खोला, ठीक है, ये देखिए आइटम का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में मुझे खुद नजर आ रहा है कि ये किस वेयर हाउस में कितना पड़ा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? वो देखें वगैरह एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, और वो ये भी बता रहा है ब्रैकेट में कि वेटिंग क्वांटिटी कितनी है। वेटिंग क्वांटिटी का मतलब है या तो वो मटेरियल रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट के ऊपर खड़ी है या परचेज ऑर्डर के डॉक्यूमेंट पे खड़ी है, और क्रिएट हो गया, एक्सपेक्टेड है कि 10,000 पीस आने वाले हैं। आपको समझ में आ रहा है ये? फिर ये देखिए बीच में ये सेपरेटर है, यानी ये इनकमिंग साइड है, ये आउटगोइंग साइड है। और ये देखिए आउटगोइंग साइड वो बता रहा है ये आपने कहीं सेल ऑर्डर में या वर्क ऑर्डर में रिजर्व की हुई। आप समझ रहे हैं? आप ये देखें ये कितना क्लीन है। फिर मैं आइटम पे खड़ा हूँ, तो देखें ये हीट मैप इस तरह से बन रहा होता है। जिस दिन रिकॉर्ड होता है ना, जिस दिन की रिकॉर्डिंग हुई थी उस दिन के ये कलर नजर आ रहे होते हैं। वहीं से आपने जंप लगाई, आप लेजर में चले गए, बैलेंस में चले गए, या प्रोजेक्टेड फ्यूचर की रिपोर्ट में चले गए उस आइटम की, यानी समझ रहे हैं? और बताएं और क्या सवाल है आपका? और ये देखें ये वो रिकॉर्ड्स जो मैं आपको नहीं बता रहा था, डैशबोर्ड में इस तरह से नजर आते हैं। ये देखें ना उसके जो रिकॉर्ड बने होते हैं ना, वो इस तरह से काउंटर नजर आ रहा होता है। सही है? अब ये देखें मटेरियल रिक्वेस्ट बनी हुई है, यूँ क्लिक करें तो वो उसी आइटम का ऑटोमेटिक फिल्टर लगा के मटेरियल रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट पे लेकर आ गया। और ये देख रहे हैं मटेरियल रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट ही आपको बता रहा होता है कि वो कितने परसेंट पे जीआरएन पे खड़ा है, कितने परसेंट पे पीओ पे खड़ी है रिक्वेस्ट। ये देख रहे हैं जो रिक्वेस्ट आपने बनाई है मटेरियल रिक्वेस्ट, वो कितने परसेंट ऑर्डर हो चुकी है, कितने परसेंट उसकी जीआरएन बन चुकी है। आप देख रहे हैं ये चीज़ भी बता रहा होता है। और ये फिल्टर लगा हुआ है, देखिए मैंने फिल्टर हटाया तो सारे रिकॉर्ड नजर आने शुरू हो गए। मैं भी अच्छा था, जैसे मैं आपको मटेरियल उसकी जो इन्वेंटरी जो हमारा आइटम है, उस आइटम को जैसे रिक्वेस्ट में डाला, ठीक है, तो साथ ही साथ उसके बगल में शो करना चाहिए कि ये इतना बैड क्वांटिटी है या नहीं है। ये नजर आ रही है आपको? ये देखिए मैं मटेरियल रिक्वेस्ट में खड़ा हूँ, सही है, और मैंने ये परचेज के लिए परचेज रिक्वेस्ट बनाई और मैंने उसको आइटम डाला और स्टोर बताया, तो उसने मुझे बताया कि इस स्टोर में इतनी क्वांटिटी है। और बताइए। आपको बताइए भाई स्टोर वालों को कोई सवाल है तो पूछे, आप लोगों को सवाल है? पूछो भाई, अब तो आप और हम उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश भी नहीं बोल रहे, और मैं कोई अंग्रेज भी नहीं हूँ या कोई अरबी भी नहीं हूँ जैसे आप शर्मा रहे हैं। हाँ बताएं, कोई जहन में सवाल है तो पूछे। बताइए। जैसे में होता है क्या कि एग्जीक्यूट करते हैं जी जी, एग्जीक्यूट का होता है कि एक आइटम को सिलेक्ट करना पड़ता है सही है। डालने के लिए, तो हम उसको एक साथ मतलब जो भी है एक सिंबल जो भी है 2 4 5 उसमें सिलेक्ट करके एक ही बार बचत कर सकते हैं, कई डाल सकते हैं। परचेज ऑर्डर पे कौन सप्लायर कोटेशन में या परचेज ऑर्डर में? नहीं इससे पहले का मतलब ऐसा हुआ है, सपोज कीजिए जैसे अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है पहले कोई भी मटेरियल रिक्वेस्ट कर दिया, उसको साइट पे इन्वेंटरी से ऑर्डर करना है तो पहले वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद फिर जाके मेन स्टोर को साइट ट्रांसफर होता है। अच्छा, तो इसका कहने का मतलब है जो भी मटेरियल को हम एग्जीक्यूट में सिलेक्शन करें उस रिक्वेस्ट के हिसाब से, मटेरियल रिक्वेस्ट नंबर के हिसाब से, वो जो भी है उसका प्राइस वगैरह उसको मैनुअली फिल करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए उसका प्राइस। जैसे जो मैं भी आपको बताया 5 और 10 का चक्कर कि कुछ पुराना स्टॉक बचा हुआ, कुछ नया स्टॉक बचा हुआ। जी हाँ जी हाँ, वो देखिए जब आप इशू करेंगे ना, यानी इशू के टाइम पे सिस्टम ना रेट खुद लेकर आएगा, और ये भी नहीं कि रेट रीड ओनली होगा, आपको एडिट भी नहीं करने देगा वो, समझ गए? ये रेट वो सिस्टम आप फीफो के तहत बना के लाएगा ना वो, तो वो रेट खुद बना के लाएगा और खुद ही उस आउट गोइंग क्वान्टिटी के ऊपर अप्लाई करेगा। तो वो आपको नज़र तो आ रहा होगा लेकिन वो रेट ओनली होगा, यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो आपको सिर्फ क्वांटिटी डालनी है और आगे बढ़ जाना है, वेयर हाउस का नाम बताना है। ये देखिए ये, यानी मैं आपको चलिए बता देता हूँ, आप डिलीवरी करते हैं या इशू बनाते हैं? इशू करते हैं सारे इन्वेंटरी से स्टोर से। अच्छा अच्छा, ये देखिए असल में ना इशू यहाँ से करते हैं। चलिए इशू करने के भी ना तीन किस्म के तीन किस्म के ना वो रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। तो देखिए ये मैं मटेरियल इशू बना रहा हूँ, सही है? आपको नजर आ रहा है मटेरियल इशू?
हाँ दिख रहा है। सही है। देखिए मटेरियल इशू करा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कौन से वेयर हाउस से इशू करना है। तो देखिए जैसे ही मैंने आइटम का नाम लिखा ना, तो वो मैंने सिर्फ क्वांटिटी लिखनी है। ये रेट ना, रेट देखिए, रेट की फील्ड ओपन है हकीकत में। मिसाल के तौर पे मैंने अभी रेट ओवर ऐड कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने आप सेव का बटन दबाया तो देखिए आप रेट फिर वहीं आगे खड़ा हो गया। आपने नोट किया? यानी ये चीज़ अभी मैंने अपने लिए कोई, चूंकि मेरा डेमो अकाउंट है ना, ये देखें आप, डेमो अकाउंट है, मैंने अपने लिए ऑन किया, वरना हकीकत में ये रीड ओनली होता है। रीड ओनली का मतलब होता है आप इस तरह से देखें, जी रीड ओनली, इसमें काम नहीं कर सकते, जैसे नज़र आ रहा होता है उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने कुछ किया भी है और आपने जैसे ही सेव का बटन दबाया तो वो देखिए वो डेटा ही नहीं आपको सेव करने दे रहा, वो अपना रेट लेकर आ रहा है, आपको रेट बनानी नहीं देगा। वो आउटगोइंग क्वांटिटी, आउटगोइंग क्वांटिटी पर अपना वैल्यूएशन वाला रेट लगाएगा, आपको रेट थोड़ी लगाने देगा वो। आप समझ रहे हैं? तो आप सिर्फ इनकमिंग का रेट डिफाइन कर सकते हैं, आउटगोइंग का रेट डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर वो जो रेट्स है डिफरेंट रेट्स परचेज के, तो वो दो कॉलम्स में आए हैं, एक ही कॉलम में उसको एवरेज रेट या तीनों का मैच करके क्या होगा इसका? हाँ ये अच्छा सवाल है आपका। अब देखें, चले आए, अब आपने सवाल पूछ ही लिया है तो आप इसको थोड़ा समझ लेंगे सिस्टम ना ये करता गया। अब देखिए मैं इस आइटम के लेजर में जा रहा हूँ और मैं आगे कहता हूँ किस तारीख को ये रिकॉर्ड बना रहा हूँ, या चले मान लें 5 के दिन बाद, कोई बात नहीं। डेट ऐसे देखिए, स्टॉक जो स्टोर का पूरा मैकेनिज्म है ना, वो डेट इन टाइम के साथ चलता है। आप देख रहे हैं, सिर्फ डेट के साथ नहीं चलता, डेट इन टाइम के साथ चलता है। अब देखिए मैं इस आइटम पे आ गया, इस आइटम से मैं इसके लेजर में चला गया, सही है। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ, ये लेजर, ये देखें, ये रिपोर्ट है। तो देखें मैंने ना, अगर आप गौर करें, मैंने इस आइटम का फिल्टर लगाया हुआ, स्टेट रेंज का फिल्टर लगाया हुआ। तो देखिए मेरा एक पीस आया है 123 रुपये से, और 3 पीस आए हैं 200 रुपये के हिसाब से। आपको समझ में आ रहा है? नहीं 200 इनकमिंग है, इसकी बात होती है। सही है। तो ये देखें, यानी ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरी कंपनी का नाम है, ये डेट रेंज है, ये आइटम का फिल्टर लगा है, और भी बहुत सारे फिल्टर लगा सकते हैं आप, ठीक है। और ये मेरा सारा डिटेल रिपोर्ट नीचे आ रही है। रिपोर्ट में वो जो रिकॉर्ड, ये स्टॉक लेजर की रिपोर्ट है, यानी हर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों रिकॉर्ड करता है, और बैलेंस भी बता रहा होता है। ये देखिए एक आया तो एक था इस स्टोर में, 3 और आ गए तो 4 हो गए इस स्टोर। समझ में आ रही है? अब देखें अगर आप इस तरफ जाएं तो ये जिस रिकॉर्ड से आया है ना, वो भी बता रहा है, रेफरेंस रिकॉर्ड, कि ये पहले मैंने जीआरएन बनाई है, ये जीआरएन है, और दूसरी मैंने स्टॉक एंट्री बनाई है, और ये इनके रिकॉर्ड नंबर्स हैं, यहाँ पर हाइपर लिंक है। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें मुझे ले जाए, इसको इस तरह से अलग से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जीआरएन अलग से खुली, वो यहाँ अलग खुल गई। समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये जीआरएन खुल गई, वो जो रिकॉर्ड नहीं है जो मैं दिखा रहा था आपको, नहीं एक पीस, पहला पीस जो आया वो रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे खोल। अब देखें, अब 4 पीस है मेरे पास 27 तारीख तक पड़े हुए। अब मैं आउट करना चाहता हूँ, और ये फीफो भी चल रहा है, ठीक है। पहला 123 पे आया, दूसरा 200 पे आया। तो आप देखें, अगर मैं इसको बोलता हूँ यार मुझे सिर्फ एक आउट करना है, तो वो देखिए वो क्या कह रहा है मुझे, 123 नजर आया आपको पहला? आप समझे अभी एजाज भी, आप इसको समझ लें, यानी कि ना पहले नहीं, ये देखें एक ही पीस था और 123 रुपए का था, और दूसरा जो पीस, दूसरे जो 3 पीस आए वो कितने के आए, वो 200 रुपये पर पीस के साथ, नहीं। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि यार 2 पीस आउट करो, तो अब ये 161 हो गया। क्यों? क्योंकि एक पीस 123 का है, एक पीस 123 का है, और दूसरा पीस 200 का है। तो डिवाइड बाय 2 करूंगा मैं तो क्या होगा, समझ में आया आपको? भाई 2 पीस आउट करेगा ना वो, हर एक पीस कितने का है, दूसरा पीस कितने का, यहाँ एवरेज रेट ही ला सकता है ना वो, 2 लाइन अलग बनाएंगे तो वो फिर, हाँ आप समझ में आ रहा है? चले मान लें 2 पीस में अलग से 2 लाइनें बनाता हूँ, लेकिन 2 लाइनें थोड़ी बनाएंगे आप, एक ही लाइन बनाएंगे ना आप, ये वाला आइटम। अब देखिए मैंने एक पीस आउट किया, सही है, तो 123 का आया, दूसरा पीस मैंने आउट किया। अभी तक सिस्टम इस दूसरी लाइन को ना, क्योंकि ये वाला रिकॉर्ड ना अभी तक आप
नॉट सेव्ड पे ड्राफ्ट पे खड़े हैं, अभी तक आपने हिट नहीं किया पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड ही बनाया, तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये जा चुका है? ये गया ही नहीं है अभी तक, अभी तो आप कंपोज कर रहे हैं। तो ये लिमिटेशन है इसकी ना, तो ये इसको इस तरह ही लिखना पड़ेगा। 2 पीस किए तो आपको समझ में आया 161 कैसे बना। अब मैं 3 पीस लिखता हूँ, तो देखिए 174 बना, फिर कैसे 174 बना आए देखें। हाँ 123 एक पहला आइटम और 400 के 2 आइटम, तो कितने हो गए 523 डिवाइड बाई 3। तो देखिए आपने देखा कैसे हुआ ये, अब समझ में आया। अब ये चीज़ है उसके हाथ में। अब मैं यहाँ पे अगर ओवर राइटिंग करूँ फिर सेव मारूँ तो फिर वो वहीं आगे खड़ा हो जाए। अब आपको समझ में आया, यानी आउटगोइंग के ऊपर, हाँ आउटगोइंग के ऊपर ना वो उस रेट उसके कंट्रोल में, रेट को आपको ओवर राइट नहीं करने देगा। समझ गए आप? अब देखें आप, चले मैं 3 पीस आउट कर देता हूँ। सही, देखें मैंने 3 पीस आउट कर दिए। जैसे ही मैंने ये आउट किया ना, देखें हुआ गया सिस्टम के अंदर क्या हुआ, आइटम के लेजर में और अकाउंटिंग के लेजर में दोनों जगह हिट पड़ी है। सही, तो आइटम के लेजर में क्या हुआ होगा, यानी ये वाला रिकॉर्ड पर्टिकुलर उस स्टॉक एंट्री का रिकॉर्ड है जिसमें मैंने 3 पीस आउट किया, तो 3 पीस अपने उसी रिस्पेक्टिव रेट से 174 से आउट हो गए, 523 रुपये की वैल्यू बना दी उसने। सही है। और अगर मैं उस आइटम का लेजर देखूं और इसको रिफ्रेश करूं, ये पहले से मैंने खोला हुआ था, तो आपने देखा कि 3 पीस वाली लाइन आके गिरी। अब एक रह गया उसके अंदर, 3 आउट हो गया, तो 3 पीस अभी जो मैंने आउट किया वो उस रिकॉर्ड का नंबर सब गिर गया। देखा सही है। और इसको देखें अकाउंटिंग लेजर में खोल के देखें अकाउंटिंग क्या बुक गई, यानी ये जितने रिकॉर्ड है ना, परपेचुअल सिस्टम में तो रिकॉर्ड ना अकाउंटिंग में बनाता है। तो हुआ क्या कि मैंने जिस स्टोर से आउट किया उस स्टोर के पीछे ना एक एसेट अकाउंट है, वो क्रेडिट हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई ना। और एक एक्सपेंस अकाउंट में, चूंकि मैंने उसको एक्सपेंस आउट करना है, तो वो एक एक्सपेंस अकाउंट में बुक करेगा उसको। एक्सपेंस अकाउंट आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। ये वाला अकाउंट एक एसेट अकाउंट है जो कि एक वेयर हाउस के पीछे लिंक हुआ है, जिस वेयर हाउस से आपने आउट किया है, तो उसकी वैल्यू कम हो गई, एसेट अकाउंट कम होता है तो क्रेडिट भी चला जाता है। एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है क्योंकि आपने कंज्यूम में एक तरह का इशू बनाया, तो एक्सपेंस हिट हुआ है, तो वो एक्सपेंस हिट करना है वो भी आप बता सकते हैं आइटम की लाइन पे। याद है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, आइटम के ऊपर डिफॉल्ट एक्सपेंस सेट कर सकते हैं, इनकम और एक्सपेंस, याद है आपको? ये वो चीज़ है। तो यहाँ पे वो सिस्टम वहाँ से आइटम्स उठा के लाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, यानी ये ERP बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ERP की अंडरस्टैंडिंग ना आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा सीखने के लिए। ऊपर सरसरी सवाल करेंगे ना तो उसमें गलतियों की गुंजाइश है। जी हाँ, तो चलें कल इंशाल्लाह ना हम आपका पर्टिकुलर केस रन करेंगे। प्रोक्योरमेंट का आप ओरिजिनल कोई पर्टिकुलर केस लाइएगा तो फिर कल इंशाल्लाह आपको सेम टाइम पे दोबारा मुलाकात होगी आपसे। कोई सवाल और है, किसी ने कोई और बात करनी है तो बताएं। तो वो हो जाता है कि नहीं आया। GRN बनेगा तो उसमें शो होगा कि क्या है। इतना सवाल है कि सप्लाई में इशू किया लोकल परचेज ऑर्डर का साइकिल का, उसमें मतलब क्वांटिटी 10 का ऑर्डर किया, हमको 8 दिया, तो GRN 8 बना देगा तो 2 तो इशू करेगा ही नहीं होने चाहिए। वो तो देखें वो सारे हर तरह के वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन, हर तरह का कॉम्बिनेशन है। क्या है, आपने एक आइटम 10 पीस से 10 दफ़ा GRN बनाए, उसकी 1 दफ़ा बनाए या 5 दफ़ा बनाए या 50 दफ़ा बनाए, सारे हर तरह के कॉम्बिनेशन, और हर बार रिमेनिंग क्वांटिटी सिस्टम उठा के लाएगा। उसको पता है हाँ, उसको पता है कि कितना रिसीव हो चुका है, कितना रह चुका है। वो हर बार आपको पूछेगा थोड़ी, आपको उसे बताएगा कितना आप पहले रिसीव कर चुके हो। समझ लो, यानी ये बेसिक, ये तो बहुत छोटी छोटी बात है। ठीक है बॉस, तो इंशाल्लाह कल दोबारा सेम टाइम पे मुलाकात होगी आपसे। चलिए, बहुत शुक्रिया। कल बल्कि जब हम मुलाकात करेंगे तो कल मैं आपके यूज़र्स बना दूँगा। चलिए, चलें, ओके।